नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है ग्रेवयार्ड फ्रीक्वेंसीज़ में। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि ऑफिस से घर जाने में काफ़ी देर हो गई हो? मुझे यकीन है आप सभी के साथ एक बार तो ऐसा ज़रूर हुआ होगा। लेकिन क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि लेट होने की वजह से आप कभी घर ही ना पहुंच पाए हों? कुछ ऐसा ही हुआ हमारी आज की कहानी में। शायद सिद्धार्थ 40 साल का एक बड़ा बिजनेसमैन था। काफ़ी नाम और शोहरत कमाने के बावजूद उसे शौक था लोकल ट्रेन में सफ़र करने का, और वो हर रात ऑफिस से घर लोकल से ही जाता था। सिद्धार्थ को आज बारिश के चक्कर में ऑफिस से निकलने में काफ़ी देर हो गई थी। वैसे तो वो लोकल ट्रेन पकड़ के ही जाता था, लेकिन आज तो लग रहा था कि जैसे आखिरी लोकल भी छूट जाएगी। वो दौड़ता दौड़ता प्लेटफॉर्म के फुट ओवर ब्रिज की सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, और उसकी आंखों के सामने उसकी ट्रेन आगे बढ़ रही थी। ट्रेन रफ्तार पकड़े इससे पहले ही आखिरी डब्बे में किसी तरह सिद्धार्थ चढ़ गया। रोज रोज की जिंदगी की भाग दौड़ कभी कितनी भारी हो जाती है, ये उसको अक्सर ऐसे ही समझ आता था। और शायद इसी समझ को जिंदा रखने के लिए वो लोकल ट्रेन से ट्रैवल करता था। दरवाजे पर खड़े होकर हांफते हांफते उसने अपनी सांसें वापस खींची, और फिर जाके रोज वाली सीट के कोने में खिड़की के पास बैठ गया। बाहर बारिश हो रही थी। गर्मी में ऐसी ठंडी हवा और बारिश की बूंदें उसे और उसकी रूह को सुकून दे रही थी। रह रह के बिजली का चमकना और कभी कभी अचानक से जोर का बादल का गरजना। ट्रेन को पकड़ने के बाद उसे उतना बुरा नहीं लग रहा था जितना उस बारिश में ट्रेन पकड़ने से पहले लग रहा था। अचानक इस सुकून भरे माहौल में उसका सुकून एक ख्याल से टूटा। जब उसने नज़र घुमा के देखा तो पूरा का पूरा कंपार्टमेंट खाली पड़ा था। सिर्फ अकेला सिद्धार्थ ही था उस आखिरी डब्बे में। शायद बारिश की वजह से ज़्यादा लोग जल्दी ही निकल गए होंगे आज, इसलिए डब्बा खाली था। बैठे बैठे कुछ ही देर में सिद्धार्थ की आंख लग गई। ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी और ठीक 2 मिनट बाद चल पड़ी। चलती हुई ट्रेन में एक पल को सिद्धार्थ की आंख खुली तो देखा पूरा डब्बा लोगों से खचाखच भरा हुआ था। एक स्टेशन से अचानक इस वक्त इतने सारे लोग, ये सवाल इतनी थकान और मौसम में उसे बहुत छोटा लग रहा था। उसने दोबारा अपनी आंखें मूंदी और सो गया। ट्रेन में सफ़र करते करते जब दोबारा आंख खुली तो देखा डब्बा फिर से पूरा का पूरा खाली था। बीच में तो कोई स्टेशन भी नहीं आया, तो फिर वो भीड़ कहाँ गई? यही सोचते सोचते उसने जब नज़र घुमाई तो बीड़ी की महक आई और धुएं का एक गुब्बारा उसकी आंखों के सामने आया। देखा तो एक आदमी दूसरी तरफ बीड़ी पी रहा था। बीड़ी पीते हुए उस आदमी ने कहा, 30 साल से रोज इसी ट्रेन में सफ़र करता हूँ। 12 बजे के बाद बाबूजी, इंसान तो क्या, परिंदा भी पर नहीं मारता इस ट्रेन में। कहते हैं भूतिया डब्बा है ये। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये बात सिद्धार्थ को बड़ी बेतुकी लगी। भाई साहब, आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि यह डब्बा भूतिया है? उस आदमी ने बीड़ी का एक लंबा कश खींचा और धुआं छोड़ते हुए कहना शुरू किया, साल भर पहले मैं भी रात को इसी डब्बे में चढ़ा था। जिस स्टेशन पे अभी ट्रेन रुकी थी ना, वहीं से। उस रात मेरे साथ जो हुआ मैं कभी भूल नहीं सकता। थकान बहुत थी और डब्बा खाली ही था, तो थोड़ा फैल कर मैं सो गया। कुछ देर के बाद जब आँख खुली तो देखा एक आदमी मेरे सामने बैठा था और अखबार पढ़ रहा था। रात के तकरीबन 1 बजे कोई अखबार पढ़े तो अजीब लगता ही है ना, लेकिन वो बड़ा लीन था अखबार पढ़ने में।
तो मैंने उसे परेशान करना ठीक नहीं समझा। उसका चेहरा पन्नों के पीछे छुपा हुआ था और मैं भी खिड़की के बाहर देख रहा था। लेकिन तभी मैं मुड़ा और उसने भी पन्ना पलटने के लिए अखबार मोड़ा, और जैसे ही उसने अखबार मोड़ा, मैंने उसका वो भयानक चेहरा देखा, फूटा हुआ, अधकुचला सा, और उसके सर से बहता हुआ खून। ऐसा लग रहा था जैसे सर मार मार के एक तरफ से कुचल दिया गया हो। आखिरकार इंसान ही हूं मैं। मेरी आंखें बंद हो गईं और एक चीख निकल गई। मैं चीखता जा रहा था और अचानक उसी आदमी ने पकड़ के मुझसे कहा, अरे भाई साहब, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? कुछ मदद चाहिए क्या आपको? मैं आंखें उठा के देखा तो वो बिल्कुल ठीक था। एक खरोच भी नहीं थी उसके चेहरे पर। उसने फिर से मेरा हाल देखकर, मेरी घबराई हुई सूरत देखकर कहा, ये लीजिए, पानी पी लीजिए, थोड़ी राहत मिलेगी, आप घबराए हुए लग रहे हैं। बहुत देर देखने के बाद मैंने सोचा शायद मेरा ही वहम होगा। मैंने शुक्रिया बोलकर उससे पानी की बोतल ली और दरवाजे के पास आकर मुंह पर पानी के छींटे मारने लगा। मुंह धो के मैंने 2 घूंट पानी पिया और चेहरे का पानी रुमाल से पोंछता हुआ अपनी सीट पर आकर बैठा। तो एक बार फिर मुझे झटका लगा, क्योंकि वो आदमी अब वहां नहीं था। मैं कुछ कहूँ या करूँ, इससे पहले ही एक आवाज़ आई, अरे भाई साहब, अरे मैं यहाँ हूँ, गेट के पास में। मैं डरते डरते उसके पास उसकी बोतल देने गया, पर बोतल मेरे हाथ से लेने से पहले ही वो आदमी मेरी आंखों के सामने चलती हुई ट्रेन से कूद गया। मैं 2 मिनट तक वहां से हिल भी नहीं पाया, लेकिन फिर मैंने खुद को संभाला और जाके गेट के पास वाली सीट पर बैठ गया। मैं सोचने और समझने की कोशिश कर ही रहा था कि आखिरकार ये सब क्या हुआ, कि तभी मेरे पास एक आवाज़ आई, अरे भाई साहब, मेरी बोतल तो दे दीजिए। मैं उसे दोबारा अपने सामने देखकर शायद डर से मर जाता, लेकिन जिंदा रहने की लड़ाई इंसान से क्या क्या करवा सकती है, ये उस दिन मुझे समझ आया। मैं एक छलांग में सीट से उठकर सीधा दरवाजे के पास आया, और किस्मत भी मेरे साथ थी कि उसी वक्त स्टेशन भी आ गया। मैं उतरा और ट्रेन के चलने तक वही खड़ा देखता रहा। वो आदमी गेट पर खड़ा मेरी ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। स्टेशन से ट्रेन चली और जब तक ट्रेन मेरी आंखों से दूर नहीं गई, मैं वहीं खड़ा रहा। और उस दिन के बाद भूल के भी मैं कभी इस कंपार्टमेंट में नहीं चढ़ा। काफ़ी सारे लोगों ने बताया कि कंपार्टमेंट में चढ़ भी गए ना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आँख लग गई तो आपके दिमाग पर आप नहीं, कोई और राज करेगा। अभी 4 दिन पहले की बात है। मैं ट्रेन में बैठे बैठे खुद को रोकने की लाख कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद मेरी आँख लग गई और कुछ 15 मिनट के बाद जैसे मैं नींद नहीं, बेहोशी से जागा था। अपनी आंखें खोलकर सामने देखा तो फिर से एक आदमी सामने बैठा अखबार पढ़ रहा था। ना जाने क्यों मेरी आंखों के सामने वो 1 साल पहले वाला नज़ारा घूम गया। मुझे शायद मेरी मौत सामने दिखी तो मेरी चीख निकल गई। मैं चिल्लाता हुआ गेट की ओर भागा, लेकिन चलती ट्रेन से कूद नहीं सकता था। मैं गेट तक पहुंचा तो वो आदमी अखबार मोड़कर मेरे पास आया, भाई साहब, कोई दिक्कत है क्या? आप बहुत घबराए हुए लग रहे हैं, ये लीजिए, 2 घूंट पानी पी लीजिए। मैं तुरंत अपने हाथ झटक कर पीछे हटा। नहीं नहीं, आप दूर रहिए मुझसे, दूर रहिए आप मुझसे। मुझे आपकी सहानुभूति या किसी भी तरह की पानी की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मुझसे दूर रहिए। वो आदमी जो अब तक एकदम ठीक था, वो अचानक ही बोल उठा, बेवकूफ, ये तेरी मदद करना चाहता है और तुझे इसमें भी डर लग रहा है।
इतना सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखकर और सुनकर मैं रोने ही वाला था, लेकिन फिर उसने कहा, डर डर तो तुझे अब मैं दिखाता हूं। और इतना कह के वो आदमी ने अपने सर से बाल नोच नोच कर ट्रेन की फर्श पे फेंकना शुरू कर दिया। खून की एक तेज धार उसके सर से फूट के निकली। निशान अभी भी है इसी ट्रेन में उस तरफ। और उसके बाद 2-3 बार जोर जोर से अब उसने अपना सर पटक के मारा और फिर सर उठा के मेरी तरफ देखकर हंसते हुए कहा, साल भर पहले मैं अखबार मोड़ा था तो शायद तूने मेरी शक्ल देखी थी, याद है ना तुझे? ऐसे ही फटा हुआ था ना मेरा सर। मैं जैसे किसी पत्थर की मूरत बना हुआ था। बोलता ही क्या, उसने अचानक दोबारा मुस्कुराते हुए कहना शुरू किया, अब देख, पूरा सर खोल दूंगा इसका मैं। उसके बाद गेट के पास उस लोहे के पोल से वो सर मारता गया जब तक आंखें सूज के छोटी नहीं हो गई। फिर एक छलांग लगा के वो ट्रेन से कूदा और बाहर के एक खंभे से टकराकर उसकी चीख मेरे कानों में आई, जो अभी भी गूंज रही है। उस आदमी ने अपनी कहानी, अपनी आप बीती बताना ख़त्म ही किया था कि सिद्धार्थ के चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान आई और उसने कहा, कहानियाँ बहुत अच्छी सुनाते हैं आप। वैसे ये तो 4 दिन पहले की बात है ना जो आपके साथ हुआ। कल तो आप इस ट्रेन में सफ़र नहीं कर रहे थे, कल मैं था इस ट्रेन में और कल मेरी मौत हुई थी इस डब्बे में। उस आदमी पर जैसे सिद्धार्थ की बात का कोई असर ही नहीं हुआ। उसने हंसते हुए कहा, चलती लोकल में लोगों को डराने का ये बहुत अच्छा तरीका है। वैसे सिद्धार्थ जी, आप कह रहे थे ना कि इस ट्रेन के डब्बे में आप अकेले थे, आँख आपकी लगी थी, वो भीड़ भी आप ही को दिखी और फिर आप ही के सामने वो भीड़ गायब भी हो गई। सिद्धार्थ की आंखें उस आदमी की कही हर एक बात के साथ चौड़ी होती जा रही थी, क्योंकि सिद्धार्थ ने ना उस भीड़ का जिक्र किया था और ना ही उसे अपना नाम बताया था। सिद्धार्थ जैसे मिट्टी का पुतला बन गया और बीड़ी पीते हुए उस आदमी को बस देखता जा रहा था। उसकी ये बेहोशी तब टूटी जब एक दूसरी ट्रेन अपना हॉर्न बजाती हुई जोर से बाजू वाली पटरी से गुजरी। सिद्धार्थ तुरंत उठ के गेट तक गया। उसका हलक डर से पूरी तरह सूख गया था। पानी निकाल के उसने 2 घूंट पानी पिया और वापस उस सीट की तरफ देखता जा रहा था जहां अब से 2 मिनट पहले एक आदमी उसे अपनी आप बीती सुना रहा था। सिद्धार्थ उस तरफ देख ही रहा था कि तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। फ़ोन किसी अननोन नंबर से था। उठाया तो एक बहुत जानी पहचानी आवाज़ ने उससे कहा, तुमने तो मजाक में कहा कि कल इस डब्बे में तुम्हारी मौत हुई थी, लेकिन सच बताऊं तो मौत इस डब्बे से कूदकर मेरी हुई थी। वो भी 1 साल नहीं, तकरीबन 20 साल पहले। सिद्धार्थ की आंखों में अब डर नाच रहा था। उसने आंख उठा के वापस उसकी सीट की तरफ देखा जहां वो लोग बैठे बैठे बातें कर रहे थे, तो वहां दिखाई तो कोई नहीं दिया, लेकिन एक शोर की आवाज़ हुई जिसने सिद्धार्थ की दिल की धड़कन को लगभग रोक ही दिया था। सबसे पहली आवाज़ तो उसी सीट पर हुई थी, लेकिन फिर आवाज़ ऐसी हुई जैसे लग रहा था कि कोई एक एक करके सीट पर मारता हुआ आगे आ रहा है सिद्धार्थ की तरफ। सिद्धार्थ के पैर लोकल ट्रेन के डब्बे की फर्श से जैसे चिपक गए थे। उसने गेट के पास वाला पोल जोर से पकड़ लिया, लेकिन वो आवाज़ें जो भी कर रहा था वो सिद्धार्थ के बेहद नज़दीक आ चुका था। सिद्धार्थ को एक ही सेकंड में किसी ने जैसे उठा के पटक दिया। सिद्धार्थ का दम घुट रहा था और वो सांस भी नहीं ले पा रहा था। हाथ पैर मारता हुआ बस छूटने की कोशिश कर रहा था।
और उसका तड़पता बदन ट्रेन के अंदर था, लेकिन गर्दन और सर ट्रेन के बाहर। कानों में सिर्फ हवा की तेज आवाज आ रही थी। उसकी आंखें तेज हवा में खुल भी नहीं पा रही थीं और कानों में गूंजती वही तेज आवाज एकदम से अचानक बिल्कुल शांत हो गई और एक आवाज सिद्धार्थ के कानों में गूंजी। आज क्या हालत हो गई है ना तेरी। कितना शौक था ना तुझे बिजनेस बिजनेस खेलने का। बड़ी बड़ी गाड़ी, ऑफिस, सब लुट गया ना तेरा। सड़क पर आ गया ना तू। तेरी भी कैसी कीड़ों जैसी हालत हो गई है। मेरा पूरा बिजनेस तुम चारों ने हड़प लिया, मुझे सड़क पर ला दिया। इसी ट्रेन से कूदकर 20 साल पहले मैंने जान दी थी, लेकिन मरने से पहले मैंने कसम खाई थी कि एक एक करके तुम चारों को इसी ट्रेन में मारूंगा। 3 तो गए, आखिरी बचा बस तू। अब तेरी बारी। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, छोड़ दो मुझे। इतना कहते कहते सिद्धार्थ का सर जाकर बाहर एक इलेक्ट्रिक पोल से टकरा गया और लोकल का वो कंपार्टमेंट एक बार फिर शांत हो गया। इंसान को अपने कर्मों की सजा इसी जिंदगी में मिलती है। आपने क्या गलत किया है ये शायद आपको याद ना हो, लेकिन जिसके साथ गलत हुआ है वो कभी नहीं भूलता, शायद 20 साल बाद भी नहीं। अब मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। रात को जब आप अकेले हो तो मैं आपके दरवाजे पर फिर आऊँगा, एक नई कहानी लेकर, जो किसी और दुख, दर्द या खौफ की दास्तां बयां करेगी। तब तक चैन से सोइए, अगर आप सो सके तो।